तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्न बैंक 2022-23 कक्षा 10वीं हिंदी विषय का फुल सॉल्यूशन। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, इस प्रकार की प्रश्न बैंक स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है, जो कि दोस्तों आपको आसानी से विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध हो चुकी है। आप विमर्श पोर्टल पर जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें ये है कि इसमें सारी चीज़ें तो दे रखी है, पर इनके सभी के उत्तर इसमें नहीं दे रखे हैं। यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह के इनके तो आपको प्रश्न बैंक में ही उत्तर देखने को मिल जाएंगे, पर जैसे कि 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है या 4 नंबर के जो क्वेश्चन है, इनके उत्तर आपको इस प्रश्न बैंक में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी को इस प्रश्न बैंक में मौजूद सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको हिंदी विषय की पूरी प्रश्न बैंक अच्छे से समझ में आ जाए और आप सभी लोग इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर पाएँ। तो चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और सारी की सारी इस प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन हम बनाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो प्रश्न बैंक है बिल्कुल पूरी तरह से नवीनतम है, यानी कि इसी आधार पर आगे की पढ़ाई आपको करनी है, जो कि इसमें जैसा दिखाया गया है इसी आधार पर आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए अब देखते हैं और समझते हैं कि आपकी दोस्तों ये प्रश्न बैंक जो है उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको बना लेना है। पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बस एक ही बात आपसे कहता हूँ मैं बार बार कि प्लीज़ यार आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कई बार आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा जरूर ना करें, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी जो प्रश्न बैंक है 2022-23 के लिए, जो कि कक्षा 10वीं हिंदी विषय के लिए जारी की गई है, तो इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से बनाना है। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं आप सभी लोग इनको नोट करते चलें। जैसा कि पहला दे रखा है, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं। काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो आप पूरा का पूरा दोस्तों एक क्वेश्चन और इसका आंसर इस जगह से नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, भक्तिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भक्तिकाल की 2 विशेषताएं क्या दोस्तों, एक तो समन्वय की भावना, भारतीय संस्कृति की रक्षा। अगला क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट है इस पार्ट, ये छायावाद की 2 विशेषताएं, तो आप लोग इसको भी देख लें और याद कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, भक्तिकाल के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना का नाम आपको बताना है। तो ये वाला भी आप अच्छे से तैयार कर लें, बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये चीज़ें आपने नोट कर ली होगी। अब इसी के अलावा दोस्तों आगे आप देख पा रहे हो, छायावाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना का नाम आपको बताना है। तो आप कर सकते हो दोस्तों। वैसे अगर जयशंकर प्रसाद की आप कामायनी याद करो तो ये आपके लिए ज़्यादा सरल रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए याद करना भी सरल है और दूसरी बात ये एक महाकाव्य भी है। तो कामायनी आप इसका जयशंकर प्रसाद की रचना याद कर सकते हो। इसके अलावा इनकी रचनाएं आंसू, लहर और झरना हैं, जो कि ये यहाँ पे लिखा गया है। ये द्वारना ये गलत है, आपको इसको झरना कर लेना है अगर आप इसको याद करना चाहो तो। सुमित्रानंद पंत की उच्चवास है। और उसी के अलावा अगला दे रखा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में ये व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर भाग्यहीन है। तो इस प्रकार से यह आपका इसका उत्तर तैयार हो जाएगा। वे कृष्ण रूपी अद्वितीय सौंदर्य और प्रेम रस के सागर को सानिध्य को रहते हुए भी उसके असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधे हुए एवं मन में प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति के पूर्णतः अनुचित है। तो ये आपको कर लेना है। और उसी के अलावा अगला दे रखा है, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। सूरदास की काव्यगत विशेषताएं क्या क्या है, इसको भी आप इस जगह से अच्छे से नोट कर लेंगे। जैसे कि प्रेम की निष्ठा, ये जो भी है आप इसको पूरी तरह से याद कर लें। तो देखिएगा दोस्तों इसका कुछ आगे का ये है, इस प्रकार से आपको करना है। आगे आप देख पा रहे हो, देखिएगा क्या लिखा है, सूरदास का भावपक्ष लिखते हुए 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो ये सूरदास का भावपक्ष लिखा गया है और ये 2 रचनाएं लिखी गई। आप सभी लोग इनको अच्छे से नोट कर लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। व इसी के अलावा दोस्तों आप आगे देख पा रहे हो, ये 2 रचनाएं हैं। आगे लिखा है, महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। तो ये हिंदी साहित्य जगत में सूरदास का स्थान निर्धारित किया गया है, आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। व इसी के अलावा कुछ हिस्सा ये दिया गया है। आगे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं आपको लिखनी है। तो 2 रचनाएं कौन कौन सी है दोस्तों, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, गीतावली है और कवितावली है। इनको आपको याद कर लेना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये काव्यगत विशेषता दिखाई गई है। तुलसीदास ने अवध एवं ब्रज दोनों ही भाषाओं में काव्य की रचना की है। उनके काव्य में चौपाई, दोहा, सोहटा, हरिगीतिका, कवित्व पद आदि अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। तो ये यहाँ से आप याद कर लेंगे। इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास के काव्य एवं भावपक्ष एवं हिंदी साहित्य में उनका स्थान निर्धारित कीजिए। तो ये भी पूरा का पूरा आप इस जगह से नोट कर लें और इसको याद भी कर लें, जिससे कि आपको पूरा ये याद हो जाए। इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है।
अगला क्वेश्चन आप इस जगह पे देख पा रहे हो, देखिएगा क्या लिखा है, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता लिखिए। जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आप इस जगह से देख लें और यहाँ से आप नोट कर लेंगे। व इसी के अलावा यहाँ से जयशंकर प्रसाद के काव्य का भाव पक्ष स्पष्ट कीजिए। तो ये जयशंकर प्रसाद का भाव पक्ष दे रखा है, आप इस जगह से पूरा नोट कर लें और इसको लिख भी लें। और इसी के अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है, आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान निर्धारित कीजिए। तो आप इसको पूरा याद कर लेंगे। व इसी के अलावा अगला दे रखा आप इस जगह से देख पा रहे हो, निराला के काव्य का भाव एवं कला पक्ष लिखिए। तो इसको भी आप इस जगह से याद कर लें। और इसी के अलावा आप आगे देख पा रहे हो, ये कला पक्ष है। अगला देखा जाए तो निराला जी की 2 रचनाएं हिंदी साहित्य में उनका स्थान स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप याद कर लेंगे। व इसी के अलावा दोस्तों, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो ये वाला क्वेश्चन और इसका आंसर भी आप याद कीजिएगा, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षाओं को भी अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इसलिए आप सभी लोग इन चीज़ों को अच्छे से याद जरूर कर लें। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए हैं, आप इसको याद करेंगे। व इसी के अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों का विराग्नि में घी का काम कैसे किया, ये आपको याद कर लेना है। व इसी के अलावा अगर आगे देखा जाए दोस्तों, तो आप इस जगह से देख पा रहे हो, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। तो ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे इस जगह से पूरा। व इसी के अलावा अगला क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो ये पूरा आप इस जगह तक का याद कर लेंगे, पूरा का पूरा। व इसी के अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो ये पूरा यहाँ तक का दे रखा, आप इस जगह से इसको याद कर लीजिएगा। व इसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो ये पूरा इसका उत्तर दे रखा है, यहाँ तक का आप इस जगह से इसको पूरा नोट कर सकते हो कि परशुराम जब क्रोध करते हैं तो लक्ष्मण के धनुष टूट जाने का क्या था, कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। अगला दे रखा है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। तो ये पूरा इस जगह तक का आप नोट कर ले पूरा कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं, वे क्षोभ से रहित होते हैं, वीर पुरुष किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं, सुग्रीवीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्वक कार्य करते दिखाई देते हैं, वे अपनी वीरता के बारे में अपने मुँह से नहीं बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दे रखा है, अवधी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो आप इसको याद कर लेंगे। व इसी के अलावा कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, तो आप इसको भी याद कर ले पूरा। दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा यहाँ पर आप सभी को पूरी प्रश्न बैंक का सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है, तो आप इसको भी याद कर लेंगे पूरा। व इसी के अलावा अगला आप देख पा रहे हो, स्मृति को पते बनाने में से कवि प्रसाद जी का क्या आशय है। तो आप इसको भी पूरा देख ले और यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा क्या लिखा इसमें, निराला बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने को क्या कहते हैं। तो ये पूरा इसका आंसर है, यहाँ तक का आप इसको नोट करें। और इसके अलावा कुछ हिस्सा ये है आपके आंसर का, जो कि ऊपर हमने देखा था। और इसी में आगे आप देख पा रहे हो, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, आप इसको भी नोट करें। और पूरा का पूरा आप लोग इस जगह से इसको नोट कर सकते हो। व इसी के साथ में आप इधर वाला इसको भी नोट कर ले, फागुन में ऐसा क्यों प्रतीत होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो आप लोग इसको भी पूरा देखेंगे और इसको पूरा नोट कर लेंगे। इस प्रकार से कम आप 3 या 4 पॉइंट इसमें से नोट कर सकते हैं पूरे ये। तो इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है। और इधर अगर देखा जाए तो ये उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों में संकेत देता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। और ये कुछ हिस्सा दे रखा है। अगला दे रखा है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, ये आपको बताना है। व इसी के अलावा दोस्तों ये हो चुका अपना। अब अगला जो क्वेश्चन है अपना ये दे रखा है, देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर, गिरजा कुमार माथुर ने कठिन यथार्थ के पूजन की क्या बात कही है। तो आप इसको याद करेंगे अच्छे से, जिससे कि आप सभी लोग इसको अच्छे से लिख पाओ। और आगे आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है, छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। तो आप इस जगह से इसको देखें और नोट कर लें। मृग तृष्णा किसे कहते हैं, छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो आप इसको भी पूरा देखेंगे और इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो आप पूरा इस जगह तक का पूरा नोट कर लेंगे। व इसी के अलावा दोस्तों आप आगे देख पा रहे हो, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो इसको आप पूरा नोट कर लें, जो कि यहाँ तक का दिया गया है। तो आप ये कारण नोट कर सकते हो। इसके अलावा ये अगला दिया गया है। और इसी के अलावा आगे आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है, आग से रोटियाँ सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा। तो देखिएगा ये यहाँ से आपको याद करना है। इसके अलावा इसका जो पूरा उत्तर है ये इस जगह पर दे रखा है, आप पूरा इस पैराग्राफ को नोट कर लें। ये इधर जो क्वेश्चन बताया गया है उसका पूरा उत्तर है, तो आप इस जगह से इसको नोट करेंगे। और अगला यहाँ पर दिया गया है, माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी।
तो ये वाला क्वेश्चन और ये इसका उत्तर है, आप पूरा इसको यहाँ से नोट कर लेंगे। व इसी के अलावा आगे आप देख पा रहे हो, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे पूरा कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी थी। व इसी के अलावा आप आगे देख पा रहे हो, ये संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या करने को दिखाया गया है। तो ये तो दोस्तों आप अपने स्वयं के हिसाब से भी आप इनको बना सकते हो, इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। और बाकी अगर आप इनको लिखना चाहें तो आप पूरा ये नोट कर सकते हो। इस प्रकार से एक ये दे रखी है और एक अगली, इसको आप नोट कर सकते हो और आगे आप इसको कर सकते हो। और इसी के अलावा दोस्तों अब इसका काव्यबोध जो खंड है, इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं जल्दी से, जिससे कि आपको ज़्यादा समय भी ना हो और कम समय में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ से आप इसकी शुरुआत देख सकते हो, देखिएगा, काव्य की परिभाषा व काव्य के मुख्य भेद लिखिए। तो ये यहाँ तक का इसका आंसर दे रखा है, आप इसको नोट कर लेंगे। आगे आप देख पा रहे हो, शैलियों की दृष्टि से काव्य के भेद लिखिए। शैलियों की दृष्टि से काव्य के भेद क्या क्या हैं दोस्तों? पद्य काव्य है, आप इस जगह से देख पा रहे हो, पद्य काव्य है। व इसी के अलावा दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हो, गद्य काव्य है, चंपू काव्य है। इसी के अलावा अगला यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा, प्रबंध काव्य की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। तो यहाँ तक का आप इसको पूरा लिख सकते हो। मुक्तक काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, तो ये आप पूरा लिख पा रहे हो, यहाँ तक का आप लिख लें। प्रबंध काव्य के प्रमुख भेदों के नाम आपको बताने हैं, तो ये आप पूरा नोट कर लेंगे। महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, तो इसको पूरा आप इस जगह तक का नोट कर लें। व खंड काव्य से आप क्या समझते हैं, आप इसे भी नोट कर लें, जो कि ये यहाँ तक का पूरा दिया गया है। व इसी के अलावा आगे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आख्यानक गीतिकाओं से क्या तात्पर्य है, उदाहरण लिखिए। तो ये पूरा इस जगह तक का नोट कर लें। व इसी के अलावा आगे आप देख पा रहे हो, पाठ्य मुक्तक व गेय मुक्तक में आपको अंतर बताना है, तो इस जगह तक का आप पूरा नोट कर लेंगे। व गेय मुक्तक की परिभाषा आपको बतानी है, तो ये पूरा नोट करें। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा लिखिए, तो ये पूरा दे रखा, आप इसको नोट करेंगे इस जगह से। आगे आप देख पा रहे हो, रस के प्रमुख अंग अथवा अवयव के नाम लिखिए। श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए, आपको पूरा ये यहाँ से नोट कर लेना है। व इसी के अलावा दोस्तों आप इस जगह से देख पा रहे हो, देखिएगा, ये वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। छंद किसे कहते हैं, मात्रिक छंदों की परिभाषा आपको बतानी है। दोहा छंद की परिभाषा आपको बतानी है। चौपाई छंद की परिभाषा बतानी है। तो आप सभी लोग इनको नोट करते चलेंगे। और खासकर अगर आगे यहाँ पर देखा जाए तो महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा इस जगह से, जो कि ये दिया गया है, बड़ा ही सरल प्रकार से बनाया गया है। तो आप इस जगह से इसको नोट कर लेंगे पूरा, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में आपको अंतर पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको भी नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अंतर पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको भी देखें यहाँ से। ये मात्रिक छंद और वर्णिक छंदों में अंतर बताए गए हैं, आप इनको भी नोट करेंगे। व इसी के अलावा आप आगे देख पा रहे हो, ये जो सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप लोग इनको भी देखें। जैसा कि यहाँ पर ये कुछ ऐसे क्वेश्चन से दिए गए हैं जो कि छोटे टाइप के हैं, इनके आंसर तो आपको प्रश्न बैंक में भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप उस जगह से भी इनको नोट कर सकते हो। हम यहाँ पर सिर्फ 2, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन ही देख रहे हैं, तो आप इनको नोट करें। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, गद्य क्या है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। गद्य किसे कहते हैं, गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी है, ये भी आप नोट कर लेंगे। हिंदी साहित्य में गद्य का विकास, कोई 2 उपन्यास के नाम, ये भी आपको बताने हैं, तो आप सभी लोग इनको नोट करते चलेंगे। व इसी के अलावा आगे आप इस जगह से देख पा रहे हो कि इन्हीं 2 कहानीकारों के नाम एवं उनकी 2-2 रचनाओं के नाम। व इसी के अलावा आगे आप इस जगह से देख लें, नाटक और एकांकी में 2-2 अंतर आपको बताने हैं। आगे देखा जाए तो कहानी और उपन्यास में अंतर। व इसी के आगे अगर देखा जाए तो रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर आपको बताने हैं। आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर बताने, आप इस जगह से देख सकते हो। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के लेखन की विशेषता आपको बतानी है, तो आप इस जगह से नोट करेंगे इसको। ये पूरा का पूरा दे रखा है, आप इस जगह से नोट कर लें इसको। मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषता लिखिए, तो ये पूरा आप इसको नोट कर लेंगे। महावीर स्वामी द्विवेदी जी की भाषा एवं शिल्प पर प्रकाश डालते हुए उनकी 2 रचनाएँ लिखिए, तो आप ये पूरा नोट कर लेंगे इस जगह से। व इसी के अलावा दोस्तों आगे आप इस जगह से देख पा रहे हो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा शैली लिखिए, तो ये पूरी भाषा शैली दे रखी है आपकी, आप इस जगह से नोट कर लेंगे। आगे आप देख पा रहे हो इस जगह से रामवृक्ष बेनीपुरी, आप इसको रामकृष्ण ना करें, ये गलत हुआ है। रामवृक्ष बेनीपुरी, मन्नू भंडारी अथवा बदन आनंद कोसयान की 2-2 रचनाओं के नाम बताने हैं, तो आप सभी लोग इस जगह से लिख लेंगे। इसी के अलावा सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहने लगे, ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आपको इसको पूरा याद करना है। और इसका अगर कुछ हिस्सा देखा जाए तो ये दे रखा है, आप इसको नोट कर लें। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। बाल गोविंद भगत के पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो ये पूरा क्वेश्चन और ये इसका आंसर दे रखा है, आप इसको नोट करेंगे। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की, तो ये पूरा आप नोट कर लें यहाँ तक का। इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है, आप पूरा इसको नोट करेंगे। बाल गोविंद भगत
के मधुर गायन की विशेषता आपको बतानी है, तो ये पूरा यहाँ तक का दे रखा है। व इसी के अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है। आप कोई भी दोस्तों इसमें 6-7 पॉइंट दे रखे हैं, उसमें से कम 5 पॉइंट जरूर आप याद कर लें। अगला ये दे रखा है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, तो आप पूरा का पूरा इसको नोट कर लेंगे, जो कि ये इसका उत्तर दे रखा है। इस जगह पर आप पूरा इसको नोट करेंगे। व आगे आप देख सकते हो इस जगह से बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं क्या क्या है, इस जगह से आप पूरा इसको देखें और इस जगह से आप इसको नोट कर लेंगे पूरा का पूरा। व इसी के अलावा आगे आप देख पा रहे हो, देखिएगा बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों से प्रकट हुई, आप इसको नोट करें बराबर, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। व इसके अलावा कुछ ये हिस्सा दे रखा है गाँव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है, ये आपको बताना है। व इसी के अलावा फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है, ये आपको बताना है। ये फादर बुल्के जो पार्ट था उसके ऊपर दिया गया है। ये फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे, किस आधार पर ऐसा कहा गया है, तो आप पूरा ये क्वेश्चन और उसका आंसर नोट कर लें। अगला देखें तो लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, इसे नोट कर लेंगे। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है, तो ये आप नोट कर लेंगे। फादर का याद करना एवं उदास होना, ये आपको याद करना है। और इसी के अलावा दोस्तों कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर ये यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित कहा, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर मन्नू भंडारी को ना अपनी आंखों पर विश्वास हुआ और ना ही कानों पर, तो इस जगह से आप पूरा इसको नोट कर लेंगे। व इसी के अलावा कुछ पुरातनपंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे, यह आपको द्विवेदी के हिसाब से बताना है, तो आप पूरा इसको यहाँ से नोट कर लेंगे। और इसके अलावा कुछ ये दे रखा है, आप सभी लोग इनको नोट करें। व इसी के अलावा आपको ये देखने को मिलेगा, तो आप सभी लोग इनको नोट करते चलें। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज थी, ये आपको बताना, तो ये इसका उत्तर है, आप पूरा इसको नोट करेंगे। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, तो ये आपको बताना है। न्यूटन की संस्कृत मानव कहने के पीछे दिए गए तर्क आपको बताने को आप पूरा यहाँ से इसको नोट करेंगे। व कुछ हिस्सा ये है, आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये यहाँ पर आपको संदर्भ प्रसंग देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो आप चाहे तो इनको आसानी से बना सकते हो, संदर्भ प्रसंग किस आधार पे आपको बनाने हैं ये तो आपको भी बनाने आते होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और आगे के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा ये यहाँ पे एक वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, निपात शब्द किसे कहते हैं, तो आप पूरा इसको यहाँ तक का नोट कर लेंगे। व इसी के अलावा समुच्चय बोधक को परिभाषित करते हुए उदाहरण लिखिए, तो ये समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, ये पूरा इसका उदाहरण दिया गया है। वाच्य की परिभाषा व वाच्य के प्रकारों के नाम लिखिए, तो आप पूरा का पूरा इसको भी नोट कर लेंगे इस जगह से। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के प्रकार क्या होते हैं, कर्मवाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो आप लोग इसको भी देखेंगे और यहाँ से नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। व इसी के अलावा कृतवाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो आप लोग इसको पूरा इस जगह से नोट कर लेंगे। कृतवाच्य किसे कहते हैं, तो आप पूरा इस जगह तक का इसको पूरा नोट कर लें। भाववाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो ये भाववाच्य क्या होता है ये भी आप पूरा नोट कर लें। यहाँ पर कुछ दे रखा है, इसके अलावा कुछ हिस्सा ये है। अगला दिया गया है अकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे पूरा। इसी के अलावा सकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है, तो ये भी आप पूरा नोट कर लें। व इसी के अलावा आप इस जगह से देख पा रहे हो क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है, तो आप इस जगह से इसको पूरा नोट कर लेंगे। व इसी के अलावा मुहावरे किसे कहते हैं, जी हाँ दोस्तों मुहावरा क्या होता है, किसे कहते हैं, आप पूरा इस जगह तक का इसको पूरा नोट करें। व इसी के अलावा ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं आगे, अगर आप देख पा रहे हो इस जगह से, तो आप लोग इसको नोट करेंगे। लोकोक्ति की परिभाषा आपको बतानी है, आप पूरा इस जगह तक का आप पूरा नोट कर लेंगे। व इसी के अलावा दोस्तों कुछ हिस्सा ये दे रखा है, समाज की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। समाज किसे कहते हैं, समाज के प्रकारों के नाम लिखिए। विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं, आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। सूचना लेखन किसे कहते हैं, व अनुच्छेद लेखन से आपका क्या तात्पर्य है, संवाद लेखन से क्या तात्पर्य है, तो आप सभी लोग इन चीज़ों को नोट करते चलेंगे। व इसी के अलावा आगे आप देख पा रहे हो, देखिएगा क्या लिखा है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, औपचारिक पत्र से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग इसको भी देखें और नोट कर लेंगे। व इसी के अलावा अगला क्वेश्चन इस जगह पे आपको दिया गया है, अनौपचारिक पत्र को परिभाषित कीजिए, ये पूरा अनौपचारिक पत्र है, आप पूरा इस जगह तक का नोट कर लेंगे। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आपको बताना है, तो ये भी पूरा आप नोट कर लेंगे। व इसी के अलावा आगे देखा जाए तो कर्मधाराएँ और बहुब्रीहि समास में अंतर आपको बताना है, तो आप सभी लोग इन चीज़ों को नोट करते चलेंगे, जिससे कि आप सभी को ये आसानी से समझ में आ जाए। व इसी के अलावा कुछ क्वेश्चन और ये यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से याद करना है। जैसे भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ये क्वेश्चन और इसका पूरा आंसर यहाँ तक का आप पूरा नोट करें। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, आप पूरा का पूरा इसको भी नोट कर लें, तो जिससे कि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। माता पिता को किस प्रकार का खाना खिलाती है, माता बच्चे को किस प्रकार खाना खिलाती है, ये पूरा आंसर है इसका। चूहे के बिल में पानी उलीचने पर क्या हुआ,
चूहों के बिल में पानी उलीचने पर क्या हुआ, तो ये पूरा आप याद करें। इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देखेंगे और पूरा याद कर लेंगे। व इसी के अलावा रानी एलिजाबेथ के दर्जे की परेशानी का कारण क्या था, इसको भी आप देखें और नोट करें पूरा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आप देख पा रहे हो, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार को क्या क्या प्रयत्न करने पड़े, तो यहाँ तक का आप नोट करेंगे। व इसी के बाद में दोस्तों आपको ये नोट कर लेना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। कुछ हिस्सा ये है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे, तो ये पूरा आप नोट कर लेंगे। और इसी के अलावा राजधानी में किस बात का तहलका मचा हुआ था, ये पूरा आंसर। कलाकार की आंसू में आंसू क्यों आ गए, और इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है, अगला क्वेश्चन और ये उसका उत्तर। तो आप सभी लोग इसको देखेंगे और इस जगह से नोट कर लेंगे। व मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर आपको ये बताना है। और इसके अलावा अगला ये दे रखा है, हिरोशिमा पर लिखी गई कविता के अंत में अंत व भाई दोनों दबाव का परिणाम क्या, आप कैसे कह सकते हैं, आप इसको दो लिख लें। व इसी के अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखे हैं, तो ये दोस्तों आपके अनसीन पेसेज टाइप के हैं, शीर्षक आपको इनका देना है, आपको ये लिखना है। तो आप सभी लोग इन चीज़ों को देखते चलें। और अगर दोस्तों आवेदन पत्र की बात की जाए, तो आप प्राचार्य को आवेदन पत्र जरूर याद कर लें। और इसी के अलावा एक लाउड स्पीकर के लिए आवेदन पत्र नोट करना सीख लें आप, तो एक तो ये कर लें। और इसी के अलावा दोस्तों एक और आप जिला अधिकारी महोदय को ये ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आवेदन पत्र, इसको लिखना सीख लें। तो दोस्तों अभी तक मेरे द्वारा आप सभी को ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। और आप चाहे तो एक कोई सा निबंध भी आप याद कर लें, खासकर विज्ञान का चमत्कार, आप विज्ञान का चमत्कार को अच्छे से देख लें, ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2-3 पॉइंट ये हैं, आप इनको बड़े ही अच्छे से नोट कर लेंगे। व इसी के अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देखेंगे और नोट कर लेंगे, जिससे कि आपका पूरा ये निबंध तैयार हो जाए। तो दोस्तों ये था वीडियो कक्षा 10वीं की प्रश्न बैंक के ऊपर, जो कि हिंदी विषय की थी। इसके ऊपर सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न और उनके आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको